Hello students, we have studied in the last class about function of wind, function of sea waves, formation of soil and conservation. Today we will discuss a new chapter, lesson number 8, British policies and administration in India after 1858. As we all know that अंग्रेज़ों ने हमारे देश में 200 साल तक राज किया है और उनसे हमारे देश को कब स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, वो कैसा था हमारे देश में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी। ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ब्रिटिशर्स की जो पावर थी इंडिया में वो क्या थी। द लार्जेस्ट रिबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल टुक प्लेस इन 1857-58। जो सबसे बड़ा रिबिलियन मीन्स होता है विद्रोह करना, जो रिबिलियन था ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो हुआ 1857-58 में। इट वॉज नोन इन ब्रिटेन एज द इंडियन म्यूटिनी, इसे ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है। म्यूटिनी मीन्स होता है यहाँ पे बगावत करना, किसी के अगेंस्ट बगावत करना। दिस वॉज बिकॉज इट बिगन विथ अ रिबिलियन बाय इंडियंस। ये जो रिबिलियन है, ये जो विद्रोह है, इंडियंस के द्वारा चलाया गया, इसलिए इसे रिबिलियन बाय इंडियन ट्रूप्स सिपॉय सर्विंग इन द आर्मी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इंडियन सोल्जर्स के द्वारा, ट्रूप्स मीन्स होता है सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज हैंडलेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश रूल जो है वो तब किसके हैंडल में था, कंट्रोल में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के। इंडियन हिस्टोरियंस डिसलाइक द टर्म म्यूटिनी। जो इंडियन हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, जो भारतीय इतिहासकार हमारे, उन्हें ये टर्म म्यूटिनी शब्द उन्हें पसंद नहीं था, कि वो नहीं चाहते थे कि इस शब्द को बगावत से जोड़ा जाए। बिकॉज इट सजेस्ट, वो सजेस्ट करते थे दैट ओनली इंडियन ट्रूप्स वर इन्वॉल्व। इसमें सिर्फ इतना ही बोला जाए कि इंडियन ट्रूप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट है द एडमिनिस्ट्रेशन, द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के बाद में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जो जो चेंजेस किए गए, चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ 1858, द पावर ऑफ गवर्न इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। ये इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पहले चेंज एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया गया बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एक्ट के बाद, 1858 के एक्ट के बाद। द पावर टू गवर्न इंडिया, जो इंडिया की पावर है गवर्न करने की, वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से वो ट्रांसफ़र करके किसके हाथ में दे दी गई, ब्रिटिश क्राउन। यहाँ ब्रिटिश क्राउन से मतलब है कि जो इंग्लैंड की जो महारानी थी, इंग्लैंड की जो क्वीन थी, उनके हाथों में इसको दे दिया गया था, इस अथॉरिटी को। द अथॉरिटी ओवर इंडिया विल्डेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी बाय द एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज नाउ टू बी एक्सरसाइज बाय अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया एडेड बाय अ काउंसिल। और यहाँ पर जो भी अथॉरिटीज़ हैं इंडिया की, वो किसको, विल्डेड मीन्स होता है चलाने के लिए, किसको चलाने के लिए दे दी गई, वहाँ के डायरेक्टर्स को, कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को चलाने के लिए दे दी गई, कि जो स्टेट का सेक्रेटरी है उनको, और इसमें इंडिया एडेड बाय अ काउंसिल। इंडिया को एक एडेड मीन्स यहाँ पे एक सहायता की तरह हेल्प करने के लिए इस काउंसिल में लिया गया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इंडिया का जो 1858 का जो एक्ट था उसमें क्या बताया गया था, इनेक्टेड इन द वेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ पर जो अधिनियम जो तैयार किए गए थे, इनेक्टेड मीन्स जो भी नियम अधिनियम तैयार किए गए थे रिवोल्ट के बाद, 1857 के रिवोल्ट के बाद, उनके बारे में। अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड ऑल पावर्स टू द ब्रिटिश क्राउन। जो अबॉलिशमेंट्स होता है समाप्त कर दिया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी पावर्स थी उनको समाप्त करके किसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ब्रिटिश क्राउन को। ब्रिटिश की जो इंग्लैंड की जो महारानी थी, क्वीन थी, उनके हाथों में इसे सौंप दिया गया था। चेंज्ड डेजिग्नेशन ऑफ CGG ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और इसमें एक डेजिग्नेशन है जो चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वाइसरॉय एक डेजिग्नेशन है, एक पद है, काफ़ी रेपुटेटेड एक पद है, जिसे हम सूबेदार भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसे वाइसरॉय कहा जाता है। इंडिया में इसमें वाइसरॉय करके एक डेजिग्नेशन चेंज कर दिया गया। लॉर्ड कैनिन वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे पहले वॉइस रॉय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिन।
एंडेड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, और इस डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को एंड कर दिया गया। न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नए ऑफिस बनाए गए, सेक्रेटरी बनाए गए स्टेट ऑफ इंडिया के, वॉज क्रिएटेड, इसको क्रिएट किया गया। 1858 एक्ट में कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया प्लेस्ड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ क्राउन। अब जो इंडिया की जितनी टेरिटरीज थी, उनके जो प्रदेश थे, उनके जितने रीजन्स थे इंडिया के, वो किसके कंट्रोल में थे? डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ क्राउन, है ना, इंग्लैंड की महारानी के ही हाथों में थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द टाइटल ऑफ वॉइस रॉय एंड ही बिकम डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। अब जो गवर्नमेंट जनरल थे इंडिया के, वो उन्होंने ये टाइटल रिसीव किया वॉइस रॉय का, और उन्हें डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव वो हो गए उस क्राउन के लिए, उसको चलाने के लिए वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो गए। ऑल द पावर्स ऑफ कोर्ट, कोर्ट की जो पावर्स थी, डायरेक्टर प्लेस्ड अंडर द क्वींस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो पावर्स थी कोर्ट की, जो डायरेक्टर्स थे, वो सब क्वींस के जो प्रिंसिपल्स थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनके हाथ में चली गई। अ स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंटेड फॉर इंडियन अफेयर्स, और एक अलग से स्पेशल सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए इंडियन अफेयर्स के लिए, मतलब जो इंडियन अफेयर्स मीन्स वहाँ के जो कार्यों को, उनके कामों को जो देखेंगे इंडिया के, उसके लिए एक अलग से सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए। अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, और इस काउंसिल में 15 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, एक काउंसिल जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, काउंसिल का जो गठन किया गया, उसमें 15 मेंबर्स थे असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। नेक्स्ट है फिर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया। यहाँ पर इंपीरियलिज्म का मतलब है साम्राज्यवाद, यानी एक ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर उस कंट्री की पावर्स, वहाँ की मिलिट्री फोर्स, ये सारी पावर्स उनके हाथ में होती हैं, पूरा साम्राज्य उनके हाथ में होता है। ब्रिटिश एक्सपेंड कंपनी डोमिनेट्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्स इंडिया अंटिल 1850। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डोमिनेट किया था, उनका जो रूल था वो कब तक चले थे? 1850 तक। कंपनी हैज़ टू ओन आर्मी लेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। उसके बाद कंपनी हैज़ ओन आर्मी, अपनी आर्मी उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स की क्रिएट की। आर्मीज स्टाफ बाय सिपॉइज इंडियन सोल्जर्स, और जो आर्मी का स्टाफ था उसमें इंडियन सोल्जर्स भी थे। ब्रिटेन्स ज्वेल इन द क्राउन, जो ब्रिटेन्स का जो ज्वेल ऑफ द क्राउन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मुकुट में गहने के समान, वो कौन था? ब्रिटिशर्स। इंडिया इन ब्रिटेन्स मोस्ट वैल्यूएबल कॉलोनी ऑफ ज्वेल इन द क्राउन फोर्स्ड टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल टू ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग। अब ये इंडियंस को फोर्स करने लगे कि वो उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करें, उनके लिए रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करें। ऑल्सो फोर्स टू बाय ब्रिटिश गुड्स, और वो ये भी उन्हें फोर्स करने लगे कि वो जो भी फिनिश गुड्स परचेज करेंगे, बाय करेंगे, खरीदेंगे, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के ही होंगे। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट ट्रेड गुड्स, ब्रिटिश जो ट्रांसपोर्ट करते थे ट्रेड गुड्स को, वो किसके थ्रू करते थे? रेल के थ्रू, रोड्स के थ्रू, मूव कैश क्रॉप्स एंड गुड्स फास्टर। जो कैश क्रॉप्स थी उसको भी और गुड्स को भी वो फास्टर ट्रांसपोर्ट करते थे। यहाँ कैश क्रॉप्स वर्ड आया है, तो कैश क्रॉप्स वो होती हैं जिसको कमर्शियल यूज़ के लिए, बिजनेस के पर्पस से उसे प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें हमारी कैश क्रॉप्स है कॉफ़ी। कॉफ़ी को कमर्शियल पर्पस से, बिजनेस के पर्पस से प्रोड्यूस किया जाता है। ट्रेड इन स्पेसिफिक क्रॉप्स इन टाइड टू इंटरनेशनल इवेंट्स, ये जो ट्रेड के अंदर जो स्पेसिफिक क्रॉप्स है उसे टाइट किया गया, उसे जोड़ा गया इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए। इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म, कोलोनियलिज्म का मतलब है यहाँ पे उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद वो होता है जो भी एक पावरफुल नेशन जो होता है, जो एक शक्तिशाली राष्ट्र होता है, जब वो किसी पिछड़े हुए राष्ट्र को अपने कंट्रोल में ले लेता है, उसे अपने कंट्रोल से चलाता है, तो उसे हम कोलोनियलिज्म बोलते हैं। उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? ब्रिटिश होल्ड मच ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर, ब्रिटिशर्स के पास ज़्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर्स आ गई। कैश क्रॉप्स रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, जब कैश क्रॉप्स का रिजल्ट क्या हुआ कि जो हमारी इंडियंस की जो सेल्फ सफिशिएंसी थी, आत्मनिर्भरता थी, वो समाप्त हो गई। फेमाइन, धीरे धीरे सूखे तक की नौबत आई। इंडियन द डिसरप्टेड बाय मिशनरीज एंड रेसिस्ट एटीट्यूड्स, इंडियन का जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो इससे डिसरप्टेड हो गई, मीन्स बाधित हो गई, रुक सी गई। और जो मिशनरीज हैं, जो प्रचारक हैं, रेसिस्ट एटीट्यूड, जो जाति और धर्म के प्रचारक हैं, उन्हें भी यहाँ पर फिर वो भी बाधित हो गया।
ब्रिटिश मॉडर्नाइज इंडियाज इकोनॉमी, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ब्रिटिश ने धीरे धीरे उसे मॉडर्नाइज करने की कोशिश की इंडियन इकोनॉमी को, और उसमें इम्प्रूव करने की भी कोशिश की पब्लिक हेल्थ को। इंडियन इम्पैक्ट्स ऑफ इंडिया, economic impacts of India. In order for the British East India Company to ensure they were profitable, and they made it illegal for India to produce any finished goods, example clothing. ब्रिटिशर्स के ऑर्डर के बाद उन्होंने ये इंश्योर किया कि सिर्फ उनको प्रॉफिट किससे है, यहाँ पर जो इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूस किया जाता है फिनिश गुड्स, उससे उनको प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल क्लोथिंग, जो कपड़ों को जो प्रोड्यूस किया जाता है उस बिजनेस से उनको प्रॉफिट है। इंडिया वॉज ओनली अलाउड टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल, और इंडिया को अकेले को सिर्फ ये अलाउ किया गया था रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए। दैट कुड बी यूज बाय द ब्रिटिश, जिसे फिर ब्रिटिश भी यूज़ कर सकते हैं। इंडियाज़ ओनली ऑप्शन वॉज टू परचेज फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्रिटिश, और इंडिया के पास अकेला ये ऑप्शन था कि उन्हें जो भी फिनिश प्रोडक्ट परचेज करने हैं वो ब्रिटिशर से ही परचेज करेंगे।